नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है कि भारत में वन राष्ट्रीय संपत्ति है। इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से मध्य पूर्व क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। लाल मसूर दाल की खरीद में उछाल के कारण वित्त वर्ष 2024 में भारत में दलहन का आयात 6 साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने रोगी सुरक्षा पर वैश्विक मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन में पेशेंट सेफ्टी राइट्स चार्टर लॉन्च किया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी। ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के लिए भारत और फिलीपींस ने 2022 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था। आपको बता दें, हाल ही में भारत ने गुयाना को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। इससे कैरेबियाई देशों में भी भारत के लिए रक्षा निर्यात के अवसर उत्पन्न हुए हैं। उपयुक्त दोनों घटनाएं भारत से रक्षा निर्यात की बड़ी उपलब्धियां मानी जा रही हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानते हैं। इसे भारत और रूस के बीच संयुक्त उपक्रम समझौते के तहत विकसित किया गया है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मॉस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है। यह 2 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये लगभग 2 से 3 मैक की गति से गमन करती है। क्रूज मिसाइल जेट इंजन से संचालित होती है। इस मिसाइल की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये दागों और भूल जाओ सिद्धांत पर आधारित है। अलग अलग प्रकार की फ्लाइट ट्रैजेक्टरी के साथ लंबी फ्लाइट रेंज 290 किलोमीटर है। भारत ने इसकी रेंज को 450 किलोमीटर और 600 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये रडार की पहुंच में बहुत कम आती है। चलिए अब भारत से होने वाले रक्षा निर्यात के बारे में समझते हैं। भारत वर्तमान में लगभग 85 देशों को सैन्य हार्डवेयर निर्यात कर रहा है। रक्षा निर्यात की प्रमुख मदों में मिसाइलें, तोपें, रॉकेट, बख्तरबंद वाहन आदि शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो 21,083 करोड़ रुपए है। अब रक्षा निर्यात के अन्य लाभ भी जान लेते हैं। इसका रणनीतिक लाभ मिलता है। ऐसा इस कारण है क्योंकि भारत से रक्षा उपकरण खरीदने वाले देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलती है। भारत में रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है। चलिए लाभों के बाद प्रमुख चुनौतियों पर एक नजर डालते हैं। रक्षा उपकरणों के निर्यात को मंजूरी मिलने में देरी होती है। इससे वैश्विक रक्षा बाजार में भारतीय रक्षा उत्पाद कम प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। भारत के रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर गलत धारणाएं बनी हुई हैं। अंत में रक्षा निर्यात हेतु शुरू की गई प्रमुख पहले जान लेते हैं। पहला है रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति का मसौदा। इसमें रक्षा क्षेत्र में 1,75,000 करोड़ रुपए यानी 25 बिलियन डॉलर का कारोबार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दूसरा, निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। इसके लिए इंडिया डिफेंस मार्ट नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर कंपनियां रक्षा निर्यात लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती हैं और आवेदनों की मंजूरी को ट्रैक कर सकती हैं। अन्य पहलों की बात करें तो रक्षा निर्यात प्रोत्साहन योजना SPDE शुरू की गई है। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार IDEX योजना आरंभ की गई है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP 2020 जारी की गई है आदि। अब रुक करते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है कि भारत में वन राष्ट्रीय संपत्ति है। शीर्ष न्यायालय ने यह निर्णय तेलंगाना राज्य बना मोहम्मद अब्दुल कासिम वाद में दिया है। चलिए अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मानव केंद्रित अप्रोच की जगह पारिस्थितिकी केंद्रित अप्रोच की आवश्यकता है। मानव केंद्रित अप्रोच मनुष्य की जरूरतों की नजर से प्रकृति को देखती है, वहीं पारिस्थितिकी केंद्रित अप्रोच प्रकृति के संरक्षण और उसकी जरूरतों के महत्व सहित सभी सजीवों की जरूरतों के समान महत्व पर बल देती है। पारिस्थितिक केंद्रित अप्रोच इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य पृथ्वी पर जीवन के सभी घटकों में से एक घटक मात्र है। उसे स्वयं को पर्यावरण संरक्षक के तौर पर प्रस्तुत करने की बजाय अपनी पारिस्थितिक सीमाओं के भीतर रहना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वित्तीय संपदा में वनों का भी योगदान है। जिस देश में अधिक वन आवरण होगा वह अपने अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट्स को कम कार्बन क्रेडिट्स वाले देश को बेच सकता है।
लगभग 24,000 मीट्रिक टन CO2 के कार्बन सिंक का मूल्य $120 बिलियन है। पर्यावरण, शरण और जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभाव की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बढ़ते तापमान और मॉनसून वर्षा के बदलते पैटर्न से अर्थव्यवस्था को सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% नुकसान उठाना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी देश की प्राकृतिक संपत्तियों सहित उसकी सभी संपत्तियों के मूल्यांकन में हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग की अवधारणा से अत्यधिक लाभ मिलेगा। साथ ही यह लाभ भौतिक और अभौतिक दोनों तरह का होगा। खबर के आखिर में पर्यावरण मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय पर एक नजर डालते हैं। MC मेहता बनाम कमलनाथ 2000। इस वाद में शीर्ष न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 48A और 51A पर संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार के आलोक में विचार किया जाएगा। जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी पर्यावरणीय तत्वों यानी हवा, जल और मिट्टी की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की गिरावट संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के प्रतिकूल सिद्ध होगी। दूसरा है नगर निगम ग्रेटर मुंबई बनाम अंकिता सिन्हा 2022। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पर्यावरणीय न्याय और पर्यावरणीय समानता की अवधारणा का उल्लेख किया था। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से मध्य पूर्व क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। दरअसल इजराइल पर ईरान के हमले और उसके बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई ने मध्य पूर्व तथा उससे परे क्षेत्रों में तनाव पैदा कर दिया है। इससे पहले ईरान समर्थित फिलिस्तीनी समूह हमास ने 2023 में इजराइल पर एक समन्वित और बड़ा हमला किया था। चलिए सबसे पहले मध्य पूर्व क्षेत्र में अस्थिरता और संघर्ष से संबंधित चिंताएं जानते हैं। पहला है वैश्विक व्यापार पर प्रभाव। इसमें हॉर्मूज जल संधि और लाल सागर में पोत परिवहन बाधित होना शामिल है। हाल ही में ईरान ने हॉर्मूज जल संधि के पास विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चोक पॉइंट पर इजराइल से संबंधित जहाज को जब्त कर लिया था। इसके अलावा ईरान द्वारा समर्थित हूती समूह ने लाल सागर में एक व्यावसायिक जहाज का अपहरण कर लिया था। वैश्विक व्यापार का लगभग 12% स्वेज नहर से गुजरता है। गौरतलब है कि स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगला है तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ईरान ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के अंतर्गत कच्चे तेल का एक प्रमुख उत्पादक है। इससे ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित होगी। आपको बता दें, इजराइल परमाणु हथियार संपन्न देश है, इसलिए संघर्ष में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। मध्य पूर्व में अस्थिरता जारी रहने से ग्लोबल साउथ और वैश्विक गवर्नेंस भी प्रभावित होंगे। अब भारत पर इसके प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। इससे बड़े पैमाने पर प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा प्रभावित होगी, कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होगी, समुद्री डकैती और बंधक बनाने का खतरा बढ़ जाएगा आदि। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की ओर। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। चलिए सबसे पहले समझते हैं IRDAI के बारे में। IRDAI का गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। इसे वर्ष 1999 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में गठित किया गया था तथा वर्ष 2000 में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत इसे वैधानिक निकाय के रूप में निगमित किया गया। इसके उद्देश्य हैं बीमा उद्योग का त्वरित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना, वास्तविक बीमा क्लेम्स का त्वरित निपटान करना और शिकायत निवारण के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करना आदि। इसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है। इसके कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व हैं बीमा कंपनियों का प्रमाणन करना, पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना और विवादों का न्याय निर्णय करना आदि। बीमा क्षेत्र के रूपांतरण में IRDAI के योगदान की बात करें तो पहला है बीमा पहुंच या पैठ यानी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। यह साल 2001 और 2 के 2.71% से बढ़कर साल 2021-22 में 4.2% हो गई है। बीमा पहुंच या पैठ का मतलब सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की तुलना में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत से है। दूसरा है बीमा घनत्व यानी इंश्योरेंस डेंसिटी। यह साल 2001 और 2 में 11.5 अमेरिकी डॉलर था। वहीं यह साल 2021 और 22 में बढ़कर $91 हो गया है। बीमा घनत्व बीमा प्रीमियम और जनसंख्या के बीच का अनुपात है। ये प्रति व्यक्ति प्रीमियम को दर्शाता है। अगला है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। अब बीमा बाजार में नए मध्यवर्ती उभर कर आए हैं। इनमें कॉर्पोरेट एजेंट, बैंक इंश्योरेंस यानी बैंकों के माध्यम से बीमा उत्पाद बेचना,
ऑनलाइन बीमा सब्सक्रिप्शन आदि शामिल है। और आखिरी है बीमा क्षेत्र का आधुनिकीकरण। वर्तमान में बीमा क्षेत्र का डिजिटलाइजेशन हो गया है। ई-केवाईसी, पेपरलेस नीतियों, डिजिटल भुगतान आदि ने बीमा को डिजिटल बनाने में योगदान दिया है। खबर के आखिर में IRDAI द्वारा शुरू की गई पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली, यह शिकायत निवारण के प्रति समर्पित है। सरल जीवन बीमा, ये एक स्टैंडर्ड टर्म लाइफ बीमा उत्पाद है। सरल पेंशन, ये एक तत्काल एन्युटी प्लान है। और बीमा सुगम, ये वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। लाल मसूर दाल की खरीद में उछाल के कारण वित्त वर्ष 2024 में भारत में दलहन का आयात 6 साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। भारत में दलहन का उत्पादन कम होने की वजह से लाल मसूर दाल और पीली मटर यानी येलो पीस का बड़े पैमाने पर आयात किया गया है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत को बार बार दालों का आयात क्यों करना पड़ता है। घरेलू बाजार में दालों की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने और इनकी कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आयात की जरूरत पड़ती है। मार्च 2024 में दलहन आधारित मुद्रास्फीति 17% पर पहुंच गई थी। दलहन उत्पादक क्षेत्रों में कम वर्षा होने के कारण भी देश में दालों का कम उत्पादन हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय का अनुमान है कि वर्ष 2023-24 में दलहन का उत्पादन 234 लाख टन होगा। यह पिछले साल के उत्पादन यानी 261 लाख टन से कम है। 2021-22 से 2023-24 के बीच देश में दलहन का बुआई क्षेत्र 16% तक कम हो गया है। अब दलहन में भारत की स्थिति के बारे में जानते हैं। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में 4.65 मिलियन मीट्रिक टन दालों का आयात किया था। दलहन उत्पादक प्रमुख राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि। भारत को दाल निर्यात करने वाले देश हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, ब्राजील आदि। अब जानते हैं दलहन के बारे में। ये फलीदार फसलें हैं। फलियों से सूखे बीज प्राप्त करने के लिए इनकी खेती की जाती है। इनके उदाहरण हैं चना, अरहर आदि। इन्हें खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाया जाता है। कुल उत्पादन में रबी वाली दलहनी फसलों का योगदान 60% से अधिक है। आगे बढ़ते हैं दलहन के महत्व की ओर। दालें प्रोटीन की प्रमुख स्रोत होती हैं। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग के गुण मौजूद होते हैं। इससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है, अतः इससे कृषि भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। खबर के अंत में दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी NFSM आरंभ में इसका उद्देश्य चावल, गेहूं और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देना था। बाद में इस योजना में मोटा अनाज भी शामिल कर लिया गया था। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी PM आशा योजना, इसका उद्देश्य किसानों की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना है। इसके तहत दलहन और खोपरा की मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद की जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोगी सुरक्षा पर वैश्विक मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन में पेशेंट सेफ्टी राइट्स चार्टर लॉन्च किया। इस चार्टर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2023 के फ्रेमवर्क के भीतर इंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी थीम के तहत विकसित किया गया है। यह चार्टर स्वास्थ्य कर्मियों, नेताओं और सरकारों को रोगी केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बनाने, रोगी सुरक्षा में सुधार करने और नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए टूल्स प्रदान करेगा। यह ग्लोबल पेशेंट सेफ्टी GPS एक्शन प्लान 2021 से 2030 के कार्यान्वयन का समर्थन करने के उद्देश्य से एक प्रमुख साधन है। भारत ने GPS एक्शन प्लान 2021 से 2030 पर हस्ताक्षर किए हैं। रोगी सुरक्षा की बात करें तो रोगी की सुरक्षा में संगठित गतिविधियों का एक फ्रेमवर्क शामिल होता है। यह फ्रेमवर्क स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर बेहतर कार्य संस्कृति, क्रियाओं व प्रक्रियाओं का निर्माण करता है। ये सभी रोगी की सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं और रोगियों को संभावित नुकसान से भी बचाते हैं। रोगी सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं की बात करें तो स्वास्थ्य देखभाल में प्रत्येक 10 में से लगभग 1 रोगी को किसी न किसी कारण से नुकसान पहुंचता है। असुरक्षित देखभाल के कारण हर साल 3 मिलियन से अधिक रोगियों की मौत हो जाती है। इनमें से 50% से अधिक नुकसान को रोका जा सकता है। बाकी नुकसान का कारण दवाएं हैं।
इनके अलावा कुछ अन्य चिंताएं हैं, जैसे असुरक्षित सर्जिकल प्रक्रियाएं, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े संक्रमण, नैदानिक त्रुटियां, रोगी की गलत पहचान, असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन आदि। रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत द्वारा और वैश्विक स्तर पर कुछ पहलें शुरू की गई हैं। वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहले हैं वर्ल्ड अलायंस फॉर पेशेंट सेफ्टी, WHO रोगी सुरक्षा पहल, राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा कार्यान्वयन फ्रेमवर्क, ग्लोबल पेशेंट सेफ्टी चैलेंज आदि। और भारत द्वारा राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा कार्यान्वयन फ्रेमवर्क आदि पहलों की शुरुआत की गई है। पेशेंट सेफ्टी राइट्स चार्टर के तहत 10 रोगी सुरक्षा संबंधी अधिकार को शामिल किया गया है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। समय पर प्रभावी और उचित देखभाल का अधिकार, सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रियाओं और पद्धतियों का अधिकार, योग्य एवं सक्षम स्वास्थ्य कर्मियों से देखभाल का अधिकार, सुरक्षित चिकित्सा उत्पादों और उनके सुरक्षित एवं तर्कसंगत उपयोग का अधिकार, बचाव एवं सुरक्षित स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार, गरिमा, सम्मान, गैर भेदभाव, निजता और गोपनीयता का अधिकार, सूचना, शिक्षा और समर्थित निर्णय लेने का अधिकार, मेडिकल रिकॉर्ड प्राप्त करने का अधिकार, सुने जाने और निष्पक्ष समाधान प्राप्ति का अधिकार और रोगी और उसके परिवार की स्वास्थ्य देखभाल में संलग्नता का अधिकार। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं ठाकुर रणमत सिंह। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर रणमत सिंह के योगदान को रेखांकित किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा के महाराजा की सेवा में सरदार का पद ग्रहण किया था। उन्होंने मध्य प्रदेश के सतना में 1857 के विद्रोह को भड़काने में अहम भूमिका निभाई थी। जंगल से ही उन्होंने संपूर्ण सैन्य संगठन का कार्य किया था। उन्होंने नागौद की ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला कर दिया था। इस हमले से डरकर वहां का रेजिडेंट भाग गया था। इतना ही नहीं, भेलसाए के मैदान में अंग्रेजों और केसरी सिंह बुंदेला की संयुक्त सेना के साथ भी उनका युद्ध हुआ था, जिसका उन्होंने डटकर मुकाबला किया था। हम ठाकुर रणमत सिंह जी से साहस, नेतृत्व कौशल आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में चलिए बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी NIIF ने आईबस नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में $200 मिलियन का निवेश किया है। केंद्र सरकार ने इसे 2015 में स्थापित किया था। यह अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए एक सहयोगी निवेश मंच के रूप में काम करता है। मुदुमलई टाइगर रिजर्व में एशियाई जंगली कुत्तों में मैंगे नामक बीमारी का प्रकोप फैल गया है। मैंगे एक प्रकार का त्वचा रोग है। यह रोग स्तनधारियों को प्रभावित करता है। यह रोग सूक्ष्म माइट्स के कारण होता है जो त्वचा से चिपक जाती हैं। नासा के जूनो अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति के चंद्रमा आयो पर ज्वालामुखियों के उद्गार की काफी नजदीक से फोटो ली है। अपने विस्तारित मिशन में यह 2025 तक या अपनी उपयोग अवधि की समाप्ति तक बृहस्पति ग्रह के बारे में जानकारी एकत्र करेगा। नासा ने 2028 में शनि के विशाल चंद्रमा टाइटन के लिए ड्रैगनफ्लाई मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। यह नासा के न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम का चौथा मिशन है। प्राप्त जानकारियों के अनुसार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO दुर्गा 2 विकसित कर रहा है। आपको बता दें, दुर्गा 2 एक निर्देशित ऊर्जा हथियार है। इसे भूमि, समुद्र और वायु आधारित प्लेटफॉर्म्स के साथ एकीकृत किया जाना है। पुरातत्वविदों को गुजरात के कच्छ में पनांदरों लिग्नाइट खदान में एक विशाल शिकारी सांप का जीवाश्म मिला है। इसे वासुकी इंडिकस नाम दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोलेरा यानी हैजा के लिए यूविकॉल S नामक वैक्सीन को प्री क्वालिफाइड कर दिया है। यह ओरल कोलेरा वैक्सीन यूविकॉल प्लस का एक सरलीकृत फॉर्मुलेशन है। इसमें कम सामग्रियों का उपयोग किया गया है। यह अपने पुराने संस्करण की तुलना में सस्ता है, साथ ही इसे अधिक शीघ्रता से बनाया भी जा सकता है। शोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला है। कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ये जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।